हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्रॉस सेक्शन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस और कॉन्टिन्यूम थ्योरी ऑफ क्रॉस सेक्शन के रिगार्डिंग। सो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि क्रॉस सेक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इज लार्जर फॉर द न्यूट्रॉन्स देन फॉर द चार्ज पार्टिकल्स। तो अभी तक हमने जितना भी पोर्शन कवर किया है कॉरस्पॉन्डिंग टू न्यूक्लियर रिएक्शन, उसमें हमने जितनी भी रिएक्शंस कंसिडर किए हैं मोस्टली ट्राई किया है कि हमारे पास न्यूट्रॉन शुड बी द प्रोजेक्टाइल एज कंपेयर टू प्रोटॉन और चार्ज पार्टिकल, बिकॉज चार्ज पार्टिकल हमेशा ही कोलोम्बिक इंटरेक्शन देगा और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो थ्योरी बनेगी, थ्योरी में आपको काफ़ी सारी न्यू टर्म्स जो है टेक केयर करनी पड़ेगी रादर देन दी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स के रिगार्डिंग हम ओनली न्यूट्रॉन को ही लेके चलते हैं, तो न्यूट्रॉन प्लस योर टारगेट कॉम्बिनेशन जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन में हमने यूज किया अभी तक। सो क्रॉस सेक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस सिग्मा सी के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपाउंड लिखा हुआ है सी इज लार्जर फॉर द न्यूट्रॉन्स देन फॉर द चार्ज पार्टिकल। तो आपके पास जो चार्ज पार्टिकल रिगार्डिंग जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन है वो कम रहता है बिकॉज कूलम्बिक इंटरेक्शन आ जाएगी। There is coulombic repulsion between the incident charged particle and target combination. So let me check here. Okay. इन मीडियम एंड हैवी एलिमेंट्स, तो अगर आपके पास मीडियम एंड हैवी एलिमेंट्स रहेंगे तो उस केस में आपके पास क्या रहेगा, मीडियम एंड हैवी एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा दैट विल बी बिगर वन एंड उस कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस के जो एनर्जी लेवल होंगे उनकी स्पेसिंग भी कम होती जाएगी। एक तो हमने पढ़ा है कि कंपाउंड न्यूक्लियस में हायर एक्साइटेड स्टेट्स जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो स्पेसिंग है वो कम होती जाती है। दूसरी बात ये है कि आपके पास जैसे एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर बढ़ेगा या मास नंबर बढ़ेगा तो आपके पास एनर्जी लेवल की स्पेसिंग में भी फर्क पड़ेगा। तो मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी लेवल जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। So in medium and heavy elements, if the energy of the incident particle is large, then the individual nuclear levels become broader and more closely spaced। मतलब क्या है कि आपके पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस होगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपने चार्ज पार्टिकल को ज्यादा एनर्जी दे दी तो नीचे वाले लेवल तो ब्रॉडर रहेंगे लेकिन जो अपर लेवल होंगे एक्साइटेड स्टेट्स होंगी काफी ज्यादा हाई एनर्जी पे, तो उस केस में कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो एनर्जी स्पेसिंग होगी कम होती जाएगी जैसे जैसे आप कंपाउंड न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट के ऊपर जाएंगे। तो जैसे जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे कंपाउंड न्यूक्लियस के लेवल की तभी वैसे वैसे आपकी जो स्पेसिंग है जो सीढ़ियां हैं वो छोटी होती जाएगी। अल्टीमेटली आपके पास जो लेवल विड्थ को उसको क्रॉस कर जाएगी जो स्पेसिंग को, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास कॉन्टिन्यूम बनेगा रादर देन डिस्क्रीट लेवल्स। तो आपके पास कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगी, आपके पास डिस्क्रीट लेवल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे एट दैट टाइम बिकॉज जो ब्रॉडनेस है लेवल की वो बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू स्पेसिंग बिटवीन लेवल्स। So under such conditions the continuum theory of nuclear reaction is important। तो इस केस में हमारे पास क्या है, तो continuum बनेगा कि बैंड टाइप बन जाएगा, बैंड ऑफ लेवल्स बन जाएगा रादर देन डिस्क्रीट लेवल्स। तो आपके पास कंटिन्यूस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगी तो हम डेंसिटी ऑफ लेवल्स इंटरप्रेट कर सकते हैं रादर देन डिस्क्रीटनेस। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की आप टर्मिनोलॉजी ले सकते हैं रादर देन समेशन, और आप यहाँ पे this density of states की बात कर सकते हैं। So this theory treats the individual levels not separately but as an average over the many resonances। So for high energy neutron beam with L is equal to 0 nuclear cross section it is given by। तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ये कोहन की बुक में मैंने पहले भी 2 बार बता दिया है कि जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन है फॉर द केस ऑफ न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन आपके पास क्या आएगा पाई इनटू आर स्क्वायर है, बिकॉज आपके पास जो टारगेट है, टारगेट को हम स्फेरिकल शेप में मान के चलते हैं, स्फेरिकल शेप के कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्रॉस सेक्शन आता है वो सर्कुलर आएगा। सो दैट इज व्हाई पाई इनटू आर स्क्वायर लिखा हुआ है, आर आपका यहाँ पे न्यूक्लियर रेडियस के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरप्रेट किया हुआ है। तो अगर आप न्यूट्रॉन के फाइनाइट डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे इंक्लूड कर लें बिकॉज न्यूट्रॉन का भी एक पर्टिकुलर साइज होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉरेस्पॉन्डिंग रादर देन चार्ज जो उसकी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है अगर इंक्लूड कर लें तो आपके पास जो क्रॉस सेक्शन आएगा इट विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस एज वेल एज रेडियस ऑफ द न्यूट्रॉन। तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे r प्लस लैम्डा क्रॉस द होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो पाई इनटू आर स्क्वायर का कंसेप्ट है बिकॉज जो क्रॉस सेक्शन वाला आएगा एरिया आएगा वो जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो सर्कुलर ही आएगा। ठीक है। सो द above equation can be modified by multiplying with the transmission coefficient obtained from the amplitude of neutron beam from the step potential as shown below। तो अभी हमने जो कंपाउंड न्यूक्लियस का जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन लिखा है दैट इज सिंपली अ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल सर्कल। तो इसको हम सर्कल की फॉर्म में लेके चलते हैं वो कितना एरिया ऑफर कर रहा है।
ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपने टारगेट, जो आपके पास न्यूक्लियर बैरियर को जो क्रॉस करके जो प्रोजेक्टाइल है वो आगे जा रहा है, उसको हमें उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अभी कितने ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है, कितना परसेंट आपका बीम उसको क्रॉस करके आगे चला गया बैरियर को, उसको भी हमें टेक करना पड़ेगा। तो बैरियर जो आपके पास पोटेंशियल बैरियर है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा पोटेंशियल स्टेप के कॉरेस्पॉन्डिंग इंसिडेंट के बीम के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना परसेंट उसका रिफ्लेक्ट हो गया, कितने परसेंट वो बीम आगे चलेगा। बिकॉज देयर इज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी फॉर एवरीथिंग, for probability for reflected beam as well as transmission coefficient or transmission probability. So this can be treated in terms of probability as well as transmission and reflection coefficients. तो उसके केस में हमारे पास क्या बनेगा बेटा, वेव फंक्शन है, इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। साई इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर आयोटा के आर, इसको हम पोटेंशियल स्टेप बोलते हैं। बीएससी में अपने 50 बार ये काम किया हुआ है बेटा, तो मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा। सो ए इंटू ई रेज़ टू आयोटा के इंटू आर प्लस बी ई रेज़ टू माइनस आयोटा के आर। तो जहां पे बाउंड्री के पास आपके पास रिफ्लेक्शन होगी तो माइनस आ जाएगा, जहां पे रिफ्लेक्शन नहीं है ट्रांसमिशन है तो प्लस वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो दो तरह के कंपोनेंट रिफ्लेक्टेड एज वेल एज यहाँ पे ट्रांसमिटेड कंपोनेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो इंसिडेंट वेव वेक्टर है दैट इज 2me डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर, जो ट्रांसमिटेड होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास पोटेंशियल स्टेप आ जाएगा, दैट विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल के। सो बाउंड्री कंडीशन लगा के देख लीजिए, तो इंसिडेंट वेव फंक्शन जो ट्रांसमिटेड के बराबर होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग टू एस एक्स इज इक्वल टू 0। तो उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका जो वेव फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। वो सारी बाउंड्री कंडीशन लगा के आप देख सकते हैं। एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट यहाँ पे आएगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट विल बी गिवन बाय 4 इंटू के इंटू कैपिटल के डिवाइडेड बाय के प्लस कैपिटल के का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वही है जो आपने पहले ड्राइव किया हुआ है बीएससी में। ठीक है, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन आएगा, जो क्रॉस सेक्शन आएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस, तो उसके इसमें हमारे पास पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। बिकॉज इतना कंपोनेंट आगे जा रहा है सो एज टू कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे रिजल्ट बनेगा। ठीक है जी, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी सारा फैक्टर हम ऐसे यूज कर लेंगे। सो अगर आपके पास इंसिडेंट एनर्जी बीम की कम है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव वेक्टर है फॉर द इंसिडेंट पार्टिकल इट विल बी फार फार लेस एज कंपेयर टू कैपिटल के। उसमें आप इसके रिलेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेरियस बाउंड्री कंडीशन जो अभी आपने लगाई है कि न्यूटन की बीम की एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हैं कि आपके पास रिजल्ट जो आएगा 4 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल के टू स्मॉल के रिगार्डिंग यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। तो ज्यादा नहीं है कुछ। फॉर हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स, अगर न्यूट्रॉन की एनर्जी हाई हो जाएगी तो उसको सिर्फ और कुछ नहीं देखेगा, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देखेगी कि जो टारगेट न्यूक्लियस है, ओनली उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ही देखेगा। एक सिंपल सा व्यू दिखेगा, दैट विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ पाई इनटू आर स्क्वायर, नथिंग टू वरी, सिंपल कंसेप्ट है बेटा। So similar approach can also be used to obtain the expression for reaction cross section for charged particle. तो similar approach हम charged particle के लिए भी लगा सकते हैं। In this case the Coulomb repulsion between the target and incident particle has to be taken into account. तो जहाँ पे आपको दोनों ही चीजें टेक केयर करनी पड़ेगी, न्यूक्लियर फोर्सेस एज वेल एज Coulomb interaction। ठीक है जी। सो मैक्सिमम इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर द इंसिडेंट पार्टिकल टू रीच टू द टारगेट न्यूक्लियस, तो यहाँ पे आपके पास रादर देन इन एडिशन टू द न्यूक्लियर पोटेंशियल, यहाँ पे आपके पास कोलम्बिक पोटेंशियल भी आएगा। उसकी वजह से यहाँ पे आपके पास जो मैकेनिज्म है वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन आएगा पाई इनटू आर स्क्वायर इनटू 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय ई आ गया। सो मेरी से गलती हुई है, मैंने आपको कोलम्बिक पोटेंशियल बोल दिया। लास्ट वाली जो फिगर है उसमें न्यूक्लियर पोटेंशियल आएगा रादर देन कोलम्बिक पोटेंशियल, बिकॉज न्यूट्रॉन से स्कैटरिंग हो रही है तो न्यूट्रॉन में आपके पास कोलम्बिक पोटेंशियल नहीं रहेगा, रादर देन इट विल बी न्यूक्लियर पोटेंशियल। तो यहाँ पे आपके पास कोलम्बिक पोटेंशियल भी इन्वॉल्व हो जाएगा। सो प्लीज इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा अपने। सो सिग्मा सी जो है पाई इंटू आर स्क्वायर 1 माइनस बी बाय ई के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे फैक्टर आ जाएंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर आपके पास आ जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एनर्जी ग्रेटर देन इम्पैक्ट पैरामीटर बी है बैरियर के, बी इज द कूलम्ब बैरियर, अगर बैरियर से आपकी एनर्जी ज्यादा होगी तो ही आपका रिएक्शन आएगा, रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर वो एंटर कर पाएगा जो आपका चार्ज पार्टिकल है, अदरवाइज वो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं कर पाएगा। सो दैट अगर एनर्जी कम हुई बैरियर से तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो क्रॉस सेक्शन है इट हैज टू बी 0। ठीक है जी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन जो यहाँ पे दे रखा है।
उसके बाद स्टैटिस्टिकल थ्योरी की बात कहाँ पे आती है, बिकॉज हम जहाँ अगर आपके पास न्यूक्लियस में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम स्टैटिस्टिकल थ्योरी में ट्रीट कर सकते हैं रादर देन क्वांटम मैकेनिक्स. So according to Bohr theory for the compound nucleus, the incident particle and target nuclei form a compound nucleus, and the available energy, excitation energy, is distributed among the several particles of the compound nucleus in a completely random manner. तो ये वाला पार्ट जरूर याद रखिए कि आपके पास जब इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट में फ्यूज करके कंपाउंड न्यूक्लियस बना देगा तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैटर क्या करेगी, इट विल मैटर ओनली कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर कंपाउंड न्यूक्लियस रादर देन द प्रीवियस इन्फॉर्मेशन कोई नहीं रहेगी, ओनली कंपाउंड न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी. इट हैज टू बी इन द रैंडम मैनर, अदरवाइज वो हिस्ट्री रिटेन करेगा. ठीक है, तो ओनली रैंडम मैनर में हमारे पास जो होगी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही आपके पास जो फाइनल एग्जिट चैनल बनेगी. आफ्टर द टाइम इंटरवल जो कंपाउंड न्यूक्लियस का लाइफ टाइम होता है 10⁻15 सेकंड, द एक्साइटेशन एनर्जी में पॉसिबली कंसंट्रेट ऑन टू एनी ऑफ द पार्टिकल एंड आपके पास एमिशन चैनल बनने शुरू हो जाएंगे. मतलब क्या है, जो एनर्जी प्रोवाइड की है प्रोजेक्टाइल ने टारगेट को, वो क्या होगी, एक रैंडम मैनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी एंड अल्टीमेटली जब उसका लाइफ टाइम कंप्लीट होगा एंड जो एनर्जी है इट विल बी अवेलेबल फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन चैनल. अगर प्रोटॉन एग्जिट चैनल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटॉन सारी एनर्जी लेके बाहर निकल जाएगा जितनी भी उसको चाहिए होगी. ठीक है जी. तो ये वाली एनर्जी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड न्यूक्लियस में बाहर निकल जाएगी. सो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे दे रखी है, थ्योरी दे रखी है. तो कंप्लीटली रैंडम फिनोमेना है, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यहाँ पे काम कर सकती है. जो कितने पार्टिकल एनर्जी शेयर कर रहे हैं एंड किस प्रोपोर्शन में शेयर कर रहे हैं, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी फेस स्पेस डायग्राम कैसी आएगी, तो सारे का सारा पार्ट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम डिस्कस कर सकते हैं. सो लेट अस कंसीडर ए कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन. हमने एक कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन यहाँ पे डिजाइन की है. कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए आपके पास क्या है, टारगेट न्यूक्लियस कैपिटल ए हो गया बेटा, स्मॉल ए आपके पास प्रोजेक्टाइल हो गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड बन गया फ्यूज होने के बाद, एंड फाइनली आपके पास कैपिटल बी प्लस स्मॉल बी के रिगार्डिंग आपके पास रिजल्ट बनेंगे एग्जिट चैनल के कॉरेस्पॉन्डिंग. इन केस ऑफ लाइट न्यूक्लियस आपके पास क्या आएगा बेटा, एनर्जी लेवल ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस आर जनरली वेल सेपरेटेड. तो यहाँ पे बात आ जाएगी कितनी एक्साइटेशन एनर्जी टारगेट को मिली, वो भी डिसाइड करना पड़ेगा जैसे मैंने पहले डिस्कस किया. सो इन केस ऑफ लाइट न्यूक्लियस के केस में एनर्जी लेवल्स आर जनरली वेल सेपरेटेड, दैट इज स्पेसिंग बिटवीन द एनर्जी लेवल्स इज मच ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ द लेवल. तो अगर आपके पास लाइट न्यूक्लियाई होंगे उस केस में आपके पास एनर्जी लेवल स्पेसिंग ज्यादा होगी. उसके बाद क्या होगी, जब हायर ऑर्बिटल में चले जाएंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी स्पेसिंग कम होती जाएगी. इन सच केसेस थ्योरी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस रिएक्शन. तो लाइट न्यूक्लियस के केस में आपके पास जहां पे डिस्क्रीट लेवल है, डिस्क्रीट लेवल की जो स्पेसिंग है इट इज ग्रेटर देन द लेवल विड्थ. मतलब जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है, जो एनर्जी वेरिएशन है डेल्टा ई है, उससे ज्यादा होना चाहिए जो एनर्जी स्पेसिंग है. उस केस में हम डिस्क्रीट लेवल का कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो आपके पास रेजोनेंस रिएक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो विड्थ आप डिफाइन कर सकते हैं. लेकिन अगर आप हैवी न्यूक्लियस की बात करें, जब मिड रेंज हैवी न्यूक्लियस की बात करें, वहां पे मैनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल स्पेसिंग जो होगी वो कम होती जाएगी एंड जो क्लोजली पैकिंग होगी उसकी वजह से आपके पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूम एग्जिस्ट करेगा रादर देन डिस्क्रीटनेस. If the energy of excitation is sufficiently high, then the overlapping levels will be excited and cannot be treated with individually. तो आपके पास जो levels हैं वो एक दूसरे के बीच में, जो level के बीच में spacing है वो कम होती जाएगी and level width तो आपकी define ही है, उसके corresponding overlapping exist करेगी levels के बीच में. अब define नहीं कर पाएंगे कौन सा level है और या ऊपर वाला है या lower है या higher है, कौन से level में आपके पास nucleus बैठा हुआ है, जो उसके corresponding आपके पास क्या spacing exist नहीं करेगी, as such continuum exist करेगा. In such cases, statistical study of nucleus reactions gives better result. तो इस केस में statistical fluctuation जो आपके पास स्टडी है या statistical डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास ज्यादा बेटर रहेगी as compared to quantum states, because quantum state होती है सारी discrete level देती हैं, लेकिन यहाँ पे discreteness खत्म हो रही है, तो आप statistical के फिजिक्स में आ सकते हैं. तो इसके रिगार्डिंग क्या होगा, अगर आपके पास कॉन्टिन्यूम एग्जिस्ट करता है जैसे मैंने पहले बोला, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी जिसको हमने बोल्ट्जमैन फार्मूला के साथ इंटरप्रेट कर सकते हैं. S इज इक्वल टू लॉग ऑफ रो. रो यहाँ पे क्या देता है, जैसे आपके S इज इक्वल टू के लॉग ऑफ ओमेगा देखते हैं. ओमेगा आपके पास वहाँ पे क्या होता है, आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि आपके पास जो ओमेगा है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होती है. यहाँ पे आपके पास डेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग दे रखा है कितने नंबर ऑफ अवेलेबल कॉम्बिनेशंस होंगे या कितने आपके पास यहाँ पे
आपके पास पार्टिकल की अवेलेबिलिटी होगी या डेंसिटी होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, वो सारे के सारे फैक्टर यहाँ पे टेक केयर किए जा सकते हैं। तो एस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ लॉग ऑफ सिग्मा, लॉग ऑफ रो। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, इसकी डेरिवेशन भी आगे की हुई है। तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन फैक्टर, द एंट्रोपी ऑफ न्यूक्लियर सिस्टम इज रिलेटेड विद द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स यूजिंग द रिलेशन। तो आपके पास यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के साथ एंट्रोपी को यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। तो अबव रिजल्ट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड द न्यूक्लियर टेम्परेचर। तो आप यहाँ पे इस रिलेशन को फ्री एनर्जी के साथ ड्राइव भी कर सकते हैं। तो कैसे ड्राइव करेंगे, डेंसिटी को कैसे लिखते हैं बेटा, ई रेस्ट पर फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी कैन बी related with e raised to minus beta of f, it can be related with d of e prime into rho of e into e raised to minus beta e। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसको कई बार पढ़ चुके हैं। तो फ्री एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो एक्सप्रेशन है, इसको आप रिवर्स ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं, रिवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो है उसको आप इंप्लीमेंट करके यहाँ से रो बाहर निकाल सकते हैं। रो की कॉरेस्पॉन्डिंग आप जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको कॉरेस्पॉन्डिंग ई माइनस एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। सिंपल सा लिटरेचर है बेटा, अगर आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ी है वैसे थर्ड सेमेस्टर में जो आप पढ़ ही रहे हो, आई होप आपने ये कवर कर चुके हो। तो आपके जब से वो एंट्रोपी होगी, एंट्रोपी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ बीटा ई प्राइम माइनस एफ, एंड उसको आप इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। द स्टैंडर्ड इंटीग्रल गिव्स गिवन इन इक्वेशन, ये कैन बी वैल्यूएटेड यूजिंग मेथड ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट। तो काफी सारी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, उसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, स्टेप सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको एक बार आप करके देख लीजिएगा। तो मैं फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लॉग ऑफ जो रो है इट हैज टू बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी प्लस लॉग ऑफ -2 पाई डी ई बाई डी बीटा रेज्ड पावर -1/2 ई, यहाँ पे एनर्जी है, बीटा आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन फैक्टर है कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर टेम्परेचर, दैट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1/kT। यहाँ पे हमने के 1 एज्यूम किया हुआ है बेटा, सो बीटा इज इक्वल टू 1/T के रिगार्डिंग है। इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बोथ साइड, बिकॉज यहाँ पे दो टर्म्स है, दो टर्म्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें इसको डिफरेंशिएट करके पता करना पड़ेगा कौन सी टर्म नेग्लिजिबल है कौन सी नहीं। इन दोनों को डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट कीजिए, इनके बीच में जो वैल्यूज यूज करनी है वो आपके पास सारी की सारी यहाँ पे दे रखी है बेटा, इसको ट्रेस कर सकते हैं आप। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो अल्टीमेटली जो सेकंड फैक्टर आएगा इट हैज टू बी नेग्लिजिबल, देयरफॉर इट कैन बी नेग्लेक्टेड। जबकि बाद जो सेकंड टर्म है इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, d by de of log of rho, it will be written in terms of 1/t, और it is which is given by s is equal to tds होता है बेटा, वहां से हम यहाँ वाली इक्वेशन निकाल सकते हैं 1/t is equal to approximately t curl d by curl s, और you can simply write this expression as s is equal to log of rho के रिगार्डिंग आप इसको लिख सकते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन आप ड्राइव भी कर सकते हैं। So it is necessary to determine how the entropy and energy of the nucleus depend upon the nuclear temperature. If we consider or treat the nucleus as an ideal Fermi gas, then the heat capacity of the nucleus is given by, तो heat capacity आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो heat capacity आपके पास d of E divided by d of T corresponding to आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट कर दीजिए या प्रेशर कांस्टेंट कर दीजिए, डिपेंडिंग ऑन दैट आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। de by dt हमने अभी फाइंड आउट किया है, जो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको आप सॉल्व आउट करके देख सकते हैं कि जो एनर्जी आएगी इट विल बी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर के रिगार्डिंग आएगी। इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइए और यहाँ पे एक फैक्टर आ जाएगा ए, उसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। सो मोर एक्यूरेट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी proposed by scientist Lang and second one from the best fit experimental data। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो इसके अकॉर्डिंग दे रखा है। जो आपके पास थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है दैट इज रफ एक्सप्रेशन, जो अभी हमने देखा है दैट इज टोटली रफ, बिकॉज इसमें काफी सारी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो हमने इंक्लूड नहीं किए। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्सपेरिमेंटल फीचर है a into t square minus t plus 1/t 1/8 a raised to 2/5 t raised to 7/3 ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल फीचर जो आ जाता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको चेक कर सकते हैं। तो जो हमने अभी एक्सप्रेशन ड्राइव किया था d by de of log of rho is equal to 1/t के कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ से एक्सप्रेशन निकालिए। तो यहाँ से 1/t is will be equal to a by e of square root, तो दिस इज नथिंग बट 1/t है। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो अभी हमने देखा है उसको वहां पे वैल्यू फिल आउट करके आप इंटीग्रेट करके इसके एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है रो वाला इट हैज टू बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल 2 स्क्वायर रूट ऑफ a ऑफ e। तो एनर्जी की फॉर्म में आप डेंसिटी को लिख सकते हैं। अगर द अबव जनरल रिलेशन गिव्स बिहेवियर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल एज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी। तो ये सिंपल सा आर्टिकल है, ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ मैथमेटिक्स है, इसमें ज्यादा डिस्कस करने वाली यहाँ पे चीज नहीं है। तो आप डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्टैटिस्टिकल
physics depending on whether you have light nuclei or you have heavy nuclei. डिपेंडिंग आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस कैसा बन रहा है, उसकी एनर्जी लेवल स्पेसिंग कैसी है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिनम है, आप उसको या तो आप डिस्क्रीट क्वांटम लेवल्स में डील कीजिए या फिर वहां पे आप क्या कर सकते हैं, या तो उसको डेंसिटी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ज्यादा सरफेस ओनली सरफेस स्क्रैचिंग है, सरफेस को डील कर रहे हैं आप, ओनली लिमिटेड मटेरियल स्टडी कर रहे हैं, ज्यादा नहीं है, डिटेल नहीं है. इसके बाद आ जाता है बेटा ऑप्टिकल मॉडल. मैं थोड़ा सा आज पोर्शन इसका डिस्कस करूंगा, ज्यादा नहीं बेटा. ऑप्टिकल मॉडल में क्या दे रखा है कि कॉन्टिन्यूम थ्योरी फॉर क्रॉस सेक्शन प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट नील बोर डज नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एक्यूरेटली. तो हमने जो अभी तक थ्योरी डिवाइस की है ये रफली थ्योरी है, रफ थ्योरी है, बिकॉज इसमें हम एक बोलते हैं एक टारगेट आ गया, एक प्रोजेक्टाइल है, एक कंफ्यूज कर गया, कंपाउंड बन गया, उसके बाद हमारे पास कंपाउंड डिके कर जाता है, उसकी काफी सारी जो बीच वाली जो मेन जो फीचर है वो हमने छोड़ दिए हैं. कंपाउंड न्यूक्लियस के लेवल कैसे होंगे, कौन सी ऑर्बिटल आएगी या कौन से फिनोमेना उसको गवर्न करेंगे, वो वहां पे हमने डिस्क्रीटनेस नहीं शो किया, हमने इसको प्रॉपर इक्वेशंस में नहीं इंटरप्रेट किया है. तो वो वाला पार्ट जो है वो वहां पे मिसिंग है. इसी वजह से हमारे पास जो थ्योरी है वो एब्सोल्यूट ना होने की वजह से हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो इसको एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर पाते. जैसे मैंने पहले बोला कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मैनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर नॉट इंक्लूडेड. इसी वजह से हमारे पास अदर मॉडल्स की जरूरत पड़ती है. जो नील, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट मॉडल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ऑप्टिकल मॉडल जो है उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं. तो ऑप्टिकल मॉडल काफी बुक्स में अच्छा दे रखा है, उसको आप जहां से मर्जी देख सकते हैं. क्रेन की बुक में भी शायद दे रखा होगा, एक बुक में मैंने अभी देखा था, कंफ्यूज हो गया नेम, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कौन सा मॉडल कहाँ से लेना है. तो ऑप्टिकल मॉडल के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो ऑप्टिकल मॉडल में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके पास अगर रिएक्शन अगर कर रही है तो आपके पास कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा, अगर स्कैटरिंग है तो आपके पास सिंपल पोटेंशियल होगा, बैरियर पोटेंशियल आ जाएगा. तो वो वाला पार्ट कहाँ से लिया हुआ है, वो पार्ट बेटा ऑप्टिकल मॉडल का ही है. तो ऑप्टिकल मॉडल में हमारे पास जो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस फिनोमेना जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस न्यूक्लियस के अंदर दिखता है, वो सारे का सारा पार्ट ऑप्टिकल मॉडल का था. तो मैंने स्टार्टिंग में ही काफी सारा पार्ट आपको इसका बता दिया है. तो ऑप्टिकल मॉडल में क्या है, द कॉन्टिन्यूम थ्योरी फॉर द न्यू क्रॉस सेक्शन प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन मैनी ऑफ द फीचर्स, एक्सपेरिमेंटल फीचर्स. इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द टोटल क्रॉस सेक्शन इन 3D against the Newton energy and mass number, then we find that the cross section does not decrease smoothly with energy and as predicted by the theory. तो हमारे पास जो स्मूथनेस है जो हमारे पास थ्योरी आती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिस्क्रीटनेस आ रही है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल फीचर में रादर देन द कंटिन्यूटी, वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है. तो आगे मैं आपको फिगर दिखाऊंगा अभी. So disagreement with the theory was not due to the unexpected resonances in the individual nuclei. However, observation of giant resonance with slow and fast neutrons play crucial role. तो यहाँ पे डिस्क्रीटनेस वाला जो चक्कर है वो जायंट रेजोनेंस की बात कर रहा है, जायंट रेजोनेंस की बात कर रहा है. जायंट रेजोनेंस के होने की वजह से जो उसकी जायंट रेजोनेंस की शेप होती है, जो पीक्स आती है वहां पे, वो यहाँ पे आपको तंग करती है बेटा. सो जायंट रेजोनेंस वाज ऑब्जर्व्ड टू हैव क्रॉस सेक्शन विद ए ब्रॉड पीक एंड लार्ज विड्थ ऑफ नियरली 1 MeV व्हिच वेरीज विद एनर्जी एंड मास नंबर एंड एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड रिगार्डिंग बोथ द एक्जिस्टेंस एंड लोकेशन ऑफ जायंट रेजोनेंसेस बेस्ड ऑन ऑप्टिकल मॉडल. तो ये वह सारे का सारा पार्ट जो है बेटा ऑप्टिकल मॉडल में आ जाता है. ठीक है. इन दिस मॉडल ए न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल. मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि अगर आपके पास स्कैटरिंग हो रही है तो आपके पास क्या आएगा, सिंपल पोटेंशियल. अगर जिसको हम सिंपल पोटेंशियल की टर्म में लिखते हैं V के साथ. अदरवाइज अगर आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल में लिखते हैं W के साथ, V प्लस आयोटा W लिखते हैं. सो इन दिस मॉडल अ न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल. द रियल पार्ट ऑफ द पोटेंशियल इज रिस्पांसिबल फॉर पोटेंशियल स्कैटरिंग, जिसको हम पोटेंशियल स्कैटरिंग V के साथ लिखते थे बेटा, लाइक स्कैटरिंग बाय अ हार्ड स्फीयर. एंड द इमेजिनरी पार्ट W वाला, V प्लस आयोटा W वाला बेटा, इमेजिनरी पार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्रॉस सेक्शन फॉर द कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेशन. तो रिएक्शन कैसे होगी, कंपाउंड न्यूक्लियस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो रिजल्ट है वो W के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी. So nucleus can thus be viewed as cloudy crystal. तो न्यूक्लियस को हम कैसे शो कर रहे हैं बेटा, एक कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल बन गया, एक में स्कैटरिंग, एक में रिएक्शन. तो आपके पास क्या हुआ, इसको हम क्लाउड्स क्रिस्टल बोलते हैं, जिस विच इज एबल टू ट्रांसमिट, रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट एंड अब्सॉर्ब द इंसिडेंट फोटोन. तो फोटोन की कॉरेस्पॉन्डिंग इंसिडेंट पार्टिकल, तो पार्टिकल को हम यहाँ पे इंसिडेंट लाइट वेव की बात करते हैं, और जो न्यूक्लियस है उसको क्लाउड की बात करते हैं, क्रिस्टल की बात करते हैं. लाइट इज स्कैटरिंग फ्रॉम ए क्रिस्टल. तो जो क्रिस्टल के साथ लाइट की
स्कैटरिंग होती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफ्रैक्शन भी आता है, इंटरफियरेंस भी आता है, साथ ही काफी सारे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं, मैक्सिमम मिनिमम भी बनते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हमने उसकी नॉलेज को लेके, बिकॉज इच मैटर को हम वेव के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, इसीलिए मैटर के साथ हम डिफ्रैक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसी वजह से जो ऑप्टिकल मॉडल है वो इसको हम जैसे डी ब्रॉगली ने दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी, मैटर वेव के साथ वेवलेंथ को एसोसिएट कर सकते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे उन्होंने किया है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो अच्छे आएंगे, बिकॉज दीज आर क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स रादर देन ओनली प्रेडिक्शंस। तो प्रेडिक्शन पे नहीं है यहाँ पे, हमने एजम्पशन नहीं ली है, हमने ओनली जो रिजल्ट है जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स स्टैंडर्ड पिलर्स है उन्हीं को यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंसिडेंट पार्टिकल को ऑब्जॉर्व कर सकता है जो टारगेट न्यूक्लियस है, उसको रिफ्रैक्ट कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है, रिफ्रैक्ट कर सकता है। तो काफी सारे फिनोमेना यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ड्यू टू दिस एनालॉजी विद द ऑप्टिकल प्रोसेस, दिस न्यूक्लियर मॉडल इज नेम्ड एज ऑप्टिकल मॉडल। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे ऑप्टिकल मॉडल इसको बोलते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस को हम यहाँ पे क्रिस्टल की तरह ट्रीट करते हैं और इंसिडेंट पार्टिकल को हम यहाँ पे वेव की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है बेटा, सो बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए।